अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जिसको चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। वो क्या है, आप लोगों का अफसाना ख़त्म हो चुका है, उसके बाद मजमून भी ख़त्म हो चुका है, हम्द भी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग किसके तरफ चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे आपको नाविल की तरफ। आज से आप लोगों का जो चैप्टर है वो नाविल है, नाविल स्टार्ट हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग मकतूब निगारी, जिसको हम लोग खुदूत निगारी कहते हैं, उसके तरफ भी चलेंगे। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, तो फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कि ये जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड करता है, मतलब अफसाना है कि नाविल है, तो नाविल के बारे में, इसलिए कि आज का जो चैप्टर है वो नाविल से स्टार्ट होता है, तो नाविल के बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे। उसके बाद ही फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले नाविल है, तो नाविल के स्टार्ट कब से हुआ, तो नाविल के स्टार्ट बहुत पुराने से हुआ। नाविल जो है एक कहानी के कैटेगरी में आता है। पहले के दौर में क्या होता था कि दास्तान वगैरह लिखी जाती थी, जो लंबी चौड़ी कहानी होती थी, जो एक से दो दो किताब में एक कहानी अटती थी। उसी को फिर मुख्तसर किया गया, तो फिर नाविल के शक्ल में आया। फिर नाविल को शक्ल आया, उसके बाद फिर उसको भी मुख्तसर करके फिर अब जो चलती है, ज़्यादा मशहूर है, उसको क्या कहते हैं, तो मुख्तसर अफसाना। छोटी कहानी को हम लोग मुख्तसर अफसाना कहते हैं। नाविल है, तो नाविल के बारे में एक राइटर कहती है कि नाविल एक ऐसी कहानी है जो जिस जिंदगी में, मतलब जो कहानी हो वो उस जिंदगी के साथ पेश आए, उसको हम लोग सही नाविल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के साथ कि जैसे कि अभी हम लोग जिंदा हैं, तो अभी के दौर में जो कहानी, जो वाकया साबित हो, उसको अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको कहते हैं नाविल। असल नाविल ये होता है। और नाविल में आपको सबसे पहले नाविल निगार जो है, उस जो मशहूर हुए हैं, सबसे अव्वलीन नाविल निगार किसे कहा जाता है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। यही डिप्टी नज़ीर अहमद, जो आप क्लास 12th में जाइएगा तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। वो उसके राइटर कौन है, तो मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बेग है। मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बेग के ही उस्ताद थे डिप्टी नज़ीर अहमद, जो अभी अपने दौर के बहुत बड़े नाविल निगार थे। ये हो गया डिप्टी नज़ीर अहमद, जिसको हम लोग नज़ीर अहमद कहते हैं। तो नज़ीर अहमद साहब अपने दौर के बहुत बड़े नाविल निगार थे, और उनके वो जो नाविल लिखते थे, उस नाविल का जो मेन मौजू, मेन टॉपिक जो होता था, वो लोगों की इस्लाह के लिए होता था। चाहे वो खातून की इस्लाह के लिए हो, या फिर मर्दों की इस्लाह के लिए हो, या फिर बच्चे की एजुकेशन के लिए हो, या फिर मतलब कौम की इस्लाह के लिए क्यों ना हो। उनके कहानी का, उनके नाविल का जो मेन टॉपिक हो रहा था, वो ज़्यादातर कौम, बच्चे, स्टूडेंट वगैरह ये सब की इस्लाह से रिलेटेड कहानी रहती थी, इस्लाह से रिलेटेड नाविल रहता था। ये नाविल के बारे में हो गया। और सबसे पहले नाविल निगार कौन है, तो सबसे पहले नाविल निगार है डिप्टी नज़ीर अहमद। और ये जो कहानी है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ये नाविल किस किताब से लिया गया है, नाविल का एक ये पार्ट है, ठीक है, एक हिस्सा है। तो ये किस किताब से ली गई है, तो ये आपको तौबतुन नसूह, डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है, उस नाविल से ये किताब, ये कहानी, ये नाविल ली गई है। ये हो गया। दूसरी बात ये कि इस कहानी में फहमीदा और मजली बेटी हमीदा जो है, इस कहानी, ये नाविल में डिप्टी नज़ीर अहमद क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहना ये चाहते हैं कि पहले के दौर में या फिर अभी जो दौर में जो बच्चे होते हैं वो फरिश्ते के मानिंद होते हैं। लोगों का फार्मूला भी है कि बच्चे जो होते हैं कोरे कागज होते हैं, उस पर जो चीज़ लिख दीजिएगा वो चीज़ वो उसको याद कर लेता है। तो बच्चे, फहमीदा है वो नसूह की वाइफ है, और हमीदा जो है नसूह की मजली बेटी है, फहमीदा की मजली बेटी है। वो अल्लाह के बारे में पूछती है अपने वालिदा से, और नमाज क्या होता है, उस चीज़ के रिलेटेड जो है, दीन से रिलेटेड अपने माँ से जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती रहती है। और वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप अगर उसका जवाब भी नहीं दे पाइएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहता है, फिर भी वो, उसकी जो वालिदा, उसकी जो मदर रहती है, वो उसको बहुत तशफ़ी बख्श जो है जवाब देती है कि अल्लाह ताला क्या होता है, ये नमाज क्या होती है,
حمیدہ क्वेश्चन अपने वालिदा से करती है कि ये नमाज क्या होती है जो वालिद साहब जो अब्बू पढ़ते रहते हैं, बार बार मतलब झुक जाते हैं, मुंह हाथ धो के पढ़ते हैं। तो नमाज के बारे में उसकी मदर बताती है, फिर अल्लाह क्या होता है, अल्लाह की तख्लीक क्या होती है, उसके बारे में पूछती है, सब के बारे में फुल डिटेल्स में हमीदा को बताती है। कौन? फहमीदा। इतनी कम सिन उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इस टाइप का जो क्वेश्चन करती है तो उसको ऐसा फील होता है, किसको? फहमीदा को, कि ऐसा ना हो कि इस पे कोई असर पड़ गया हो। लेकिन उसके जो फादर रहते हैं, कौन? नसूह जो होते हैं, वो नसूह बोलते हैं कि ये तरबियत का सिला है। तरबियत मतलब समझते हैं, जिस बच्चे को जैसा आप एजुकेशन दीजिएगा, जैसी नसीहत कीजिएगा, जैसी जिस रास्ते पे चलाइएगा, वैसा वो बच्चा उस तरीके से चलता है। ये कहानी के बारे में था। और नसूह जो है खुद एक बार वो बीमार होते हैं तो वो क़यामत का मंजर देखते हैं। उससे पहले वो खुद भी नमाज वगैरह नहीं पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही वो क़यामत का मंजर देखते, क़यामत का मंजर, उससे उनको ऐसा फील होता है जैसे कि आदमी कोमा में कैसे चला जाता है कि सिर्फ बॉडी रहता है और बाकी पार्ट सब काम नहीं करता रहता, सिर्फ सांसें लेते रहते। तो वो कोमा में चले गए। तो उसके बाद जब वो जिंदा होते, मतलब जब वो सही, उनकी तबीयत सही होती है, तो फिर से वो उसके बाद से जो वो नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और खुद दिल में इरादा भी ये कर लेते हैं कि कुछ किसी को, सब लोगों को सुधारना है, और कोई सुधरे या ना सुधरे, सबसे पहले अपने घर को सुधारना है, अपने वाइफ, अपने बाल बच्चे को सुधारना है, ताकि हमारे साथ जिस तरीके से होने वाला था, जिससे हम बच गए हैं, वो चीज़ हमारे पेरेंट्स या हमारे ख़ानदान वाले जो हमारे बाल बच्चे हैं उसके साथ ऐसा सिला ना हो। ये थी इस कहानी में। इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन था, जो आपको 2 मिनट में रिवीजन करवा देते। इससे पहले वाला चैप्टर था चैप्टर नंबर 11। वो एक मजमून था जिसका नाम था आर्यभट्ट और त्रिगना। आर्यभट्ट कौन है? तो आर्यभट्ट अपने दौर के बहुत बड़े साइंसदान थे। लगभग 1000-2000 साल कब्ल जो है, 1000-1500 साल कब्ल जो है, वो पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? हिंदुस्तान के बिहार में। अब बिहार में वो भी कहाँ? तो पटना से लगभग जो है खगोल एक जगह है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। पैदाइश कब हुई थी आर्यभट्ट की? तो अप्रॉक्स आपको 476 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी और 564 ईस्वी में उनकी वफात हो गई थी। इस दोनों की डिस्टेंस में वो 88 साल तक जिंदा रहे। और वो किस चीज़ के माहिर थे? उनके पास बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। वो इल्म रियाजी मतलब मैथमेटिक्स थे। दूसरा ये कि इल्म नुजूम के भी बहुत बड़े जानकार थे। इल्म नुजूम मतलब सितारा, सैयारा वगैरह के बारे में। और वो कौन? मतलब जैसे कि आपको आर्यभट्ट एक बहुत बड़े साइंसदान जो थे, साइंटिस्ट थे। वो पैथागोरस जो मैथ के साइंस थे, वो उनकी हेल्प किए थे, उनको कोऑपरेट किए थे, उनकी मदद किए थे। ये हो गया। आर्यभट्ट ने अपने दौर में एक तजर्बागाह बनाया था। वो तजर्बागाह पटना से 30 किलोमीटर मसूरी के नज़दीक त्रिगना एक जगह है, वहाँ वो अपना तजर्बागाह बनाए थे। तजर्बागाह मतलब रिसर्च सेंटर। और उस रिसर्च पे उनके रिसर्च सेंटर का हाइट कितना था? अप्रॉक्स आपको 60 फीट के करीब था। ये हो गया। आर्यभट्ट ने 2 किताबें लिखी थी, एक आर्य सिद्धांत और एक तंत्र। ये बहुत मशहूर किताब थी। दूसरा ये कि उन्होंने क्या साबित किया? उन्होंने ये साबित किया, दुनिया के सबसे पहले साइंसदान थे जिन्होंने ये साबित किया कि जमीन गोल है और अपनी जगह पे अपने महव पर घूमती है। और दूसरा ये भी साबित किया था कि सूरज ग्रहण होना, चांद ग्रहण होना, इसके बारे में भी बताए थे। और इस चैप्टर में ये भी दिया हुआ है कि जब 2009 में जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था, तो उस सूरज ग्रहण के बारे में भी 1000 साल पहले ही तंबीह कर दी गई थी। उसमें बता दिया गया था कि इस टाइप का ऐसा अगर आता है सिचुएशन तो सूरज ग्रहण ऐसे होगा। 2009 में 22 जुलाई 2009 को सूरज ग्रहण हुआ था। और ऐसा सूरज ग्रहण हर 100 साल के बाद होता है लगभग। अब अगर दूसरी बार देखा जाएगा तो 123 साल के अप्रॉक्स जो है उसके बाद ही वैसा सूरज ग्रहण देखा जाएगा जो 2009 में हुआ था। ये कहानी का चैप्टर था जो आपको रिवीजन करवा दिए। बाकी इस चैप्टर का आपको फुल एक्सप्लेन और इससे रिलेटेड आपको VVI क्वेश्चन वगैरह का वीडियो डाल देंगे, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा।
अभी हम लोग चलेंगे मेन चैप्टर जो है। मेन चैप्टर आपका क्या है? फहमीदा और मझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। गुफ्तगू मतलब आपस में बातचीत। फहमीदा नसूह की वाइफ होती है और हमीदा जो है नसूह की मझली बेटी रहती है। पहली बेटी का नाम क्या था? तो पहली बेटी का नाम था सुल्ताना था, और उसके पास नसूह के पास या फहमीदा के पास लगभग जो है इनके पास 3 बेटी और 2 बेटे रहते हैं। तो एक बेटे का नाम रहता है कलीम, दूसरे बेटे का नाम रहता है सलीम, और एक बेटी सबसे बड़ी जिसका नाम है सुल्ताना, और एक का नाम रहता है फहमीदा, और सबसे छोटी जो रहती है उसका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अब्बू के नाम से पुकारते थे। ये चीज है। इस कहानी में मेन किरदार कौन है? तो इस कहानी के मेन किरदार है नसूह, जो फहमीदा के हस्बैंड होते हैं, हमीदा के फादर उनके वालिद होते हैं। ठीक है। ये कहानी जो है, ये नाविल जो है, ये किस किताब से ली गई है? तो ये आपको तौबतुन नसूह, नाविल तौबतुन नसूह से लिया गया है। ठीक है। दूसरा ये कि आपको इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है और इससे हमको क्या इंस्पायर होनी चाहिए, उस चीज के बारे में जानेंगे। ये आपको कहानी जो है, इस कहानी में यह बताया गया है कि लोगों को इस्लाह करें, और बच्चे जो होते हैं, बच्चे को अगर आप जैसी तरबियत दीजिएगा, जैसा सबक दीजिएगा, वो उस रास्ते पर चलेंगे। और दूसरी बात ये कि नसूह अपने खानदान के लोगों को दीन की तरफ लाने का बेड़ा उठा लिए थे, ताकि वो खुद भी नजात पा ले, मतलब आखिरत में अल्लाह के यहाँ जब मुंह दिखाना पड़े तो वो खुद भी पुरशिश ना हो और दूसरे को भी वो बचा ले। ये चीज थी इस कहानी में। आइए अब हम लोग मेन चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो चैप्टर जिससे आपको हमेशा एग्जाम में ज्यादा पूछता है। चलिए बोर्ड की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपका जो है ये चैप्टर के जो राइटर है, मुसन्निफ है, उनका नाम क्या है? तो मुसन्निफ का नाम है डिप्टी नजीर अहमद, जो असल नाम है नजीर अहमद। मुसन्निफ का नाम है नजीर अहमद। इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश आपको 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को जिला बुजनूर अफजलगढ़ के परगना बस्ती में उनकी पैदाइश हुई थी। किसकी? नजीर अहमद की पैदाइश आपको 6 दिसंबर 1836 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? अफजलगढ़ जिला बुजनूर के परगना बस्ती में इनकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद का नाम तो क्या था? इनके वालिद का नाम था सआदत अली। इनके फादर का नाम था सआदत अली, और इनके जो नाना थे, नाना का नाम क्या है? नाना का नाम है काजी गुलाम अली, जो अपने दौर के बहुत मशहूर मौलाना और काजी भी थे। दूसरा ये कि बहुत बड़े बुजुर्ग भी थे अपने दौर के। दूसरा ये कि नजीर अहमद का ताल्लुक, देखिए नजीर अहमद साहब का जो सिलसिला है वो एक बुजुर्ग से मिलता है। वो बुजुर्ग कौन थे? तो नजीर अहमद का सिलसिला एक बुजुर्ग अब्दुल गफूर आजमपुरी, जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोहवी के खलीफा थे। कौन? इनके जो खानदान का जो सिलसिला है वो मौलवी अब्दुल गफूर जो थे आजमपुरी, जो शाह अब्दुल कुद्दूस के खलीफा थे, इनसे नजीर अहमद का ताल्लुक, इनका जो खानदान इनसे चलता है। दूसरा ये कि नजीर अहमद साहब एजुकेशन कहाँ तक हासिल किए थे, तालीम कहाँ तक हासिल किए थे? तो इब्तदाई तालीम वो घर पर ही किए थे। उसके बाद अरबी और फारसी की छोटी छोटी किताबें अपने वालिद से पढ़े थे, और अरबी की मियादी किताबें जैसे हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम वगैरह जो किताबें थी वो मौलवी नसरुल्लाह से तालीम हासिल किए थे। देखते हैं इनका एजुकेशन जो वालिद से अरबी और फारसी की बेसिक नॉलेज लिए थे, और मौलवी नसरुल्लाह से वो अरबी के मियादी किताब जो इब्तदाई किताब होती है वो पढ़े थे। और 1845 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद दिल्ली कॉलेज में उनका दाखिला हुआ था, और वो 1853 ईस्वी तक जो है वो दिल्ली कॉलेज में रहे थे। दूसरा ये कि इनकी शादी किससे हुई थी? तो इनकी शादी जो हुई थी मौलवी अब्दुल खालिक के पोती से इनकी शादी हुई थी। ठीक है। और नजीर अहमद जब 13 साल के थे तो इनके फादर का इंतकाल हो गया था। इनके फादर, इनके वालिद कौन? सआदत अली का इंतकाल हो गया था। नजीर अहमद देखिए जब 13 साल की उम्र में नजीर अहमद के वालिद का इंतकाल हो गया था। इनके नाविल में इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो नाविल में आपको डिप्टी नजीर अहमद के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नाविल, पहला नाविल निगार माना जाता है। उर्दू दुनिया में
नाविल में इनको अव्वलीन सबसे पहला नाविल निगार माना जाता है। इनकी लगभग 6-7 किताबें थी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। देखिए किताबें इनका जो है, इनकी किताबें नाविल की किताबें हैं। सबसे पहली किताब है नाविल मरआतुल उरूस। तो मरआतुल उरूस कब छपी थी? तो 1869 ईस्वी में छपी थी। दूसरी किताब है नबातुन नाश, ये 1872 ईस्वी में छपी थी। तीसरी किताब है तौबतुन नसूह, यही तौबतुन नसूह से एक टॉपिक, एक हिस्सा जो है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ली गई है। ये तौबतुन नसूह कब छपी थी? शाये हुई थी तो 1877 ईस्वी में। चौथी किताब है फसानाए मुब्तला, ये 1885 ईस्वी में शाये हुई थी। इब्नुल वक्त एक किताब है जो सबसे अहम थी उनकी उस दौर में, सारी किताबों में सबसे ज्यादा अगर मशहूर हुई थी तो इब्नुल वक्त ये सबसे अहम थी। इसके बाद छठी किताब जो है रुयाए सादिका, ये 1884 ईस्वी में छपी थी, शाये हुई थी। दूसरी बात ये कि ये इनकी आखिरी किताब थी। और इनकी वफात कब हुई थी? तो इनकी वफात 74 साल की उम्र में इनको फालिज का असर पड़ गया था, जिसके बाद इनका इंतकाल हो गया था, इनकी वफात हो गई थी। देखिए 74 साल की उम्र में नजीर अहमद पर फालिज का असर हुआ और 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। ये तो बोर्ड के एतबार से आपका रिवीजन करवा दिए। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो है इस कहानी में जो जो चीजें आएगी उसको हम लोग बताएंगे, आप लोग देखिए। और दूसरी बात यह है कि इस कहानी के जो किरदार हैं, इस कहानी के किरदार है नसूह। ये यहाँ आपको लाइट चमकता होगा, लेकिन ये है आपको नसूह। दूसरा ये है कि इस कहानी में आपको फहमीदा का जिक्र है। फहमीदा कौन थे? फहमीदा नसूह के हस्बैंड थे। नसूह एक जेंट्स का नाम है। और दूसरा ये है कि हमीदा इनकी बेटी का नाम था, उनके बेटा का नाम कलीम था, इनके दूसरे बेटे का नाम था जो है सलीम, और उसके बाद इनके बड़ी बेटी का नाम था सुल्ताना। ये था ये कहानी में। अब हम लोग इस कहानी से जो चैप्टर से जो VVI क्वेश्चन आएगा उसका मुताला करते हैं। कि देखिए इस कहानी में सबसे पहले आपको बोलेगा कि फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ये क्या है? तो एक नाविल है। इसके राइटर कौन है? तो डिप्टी नजीर अहमद है। डिप्टी नजीर अहमद, जिसको हम लोग नजीर अहमद कहते हैं, उनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 1836 ईस्वी, 6 दिसंबर 1836 ईस्वी में जिला बुजनूर में इनकी पैदाइश हुई थी। इनकी वफात कब हुई थी? तो इनकी वफात 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को इनकी वफात हुई थी। किस सिलसिले में, मतलब किस से वफात हुई थी? तो इन पर फालिज का असर पड़ गया था, जिसकी वजह से इनकी वफात हो गई थी। इनकी किताबों में तो मरआतुल उरूस इनकी किताब है, तौबतुन नसूह इनकी किताब है, नबातुन नाश है, रुयाए सादिका है, इब्नुल वक्त है, ये सब इनकी किताबें हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि मरआतुल उरूस कब छपी, तो 1869 ईस्वी में। नबातुन नाश जो है ये कब छपी? तो 1872 ईस्वी में। और ज्यादातर आपको पूछ देता है कि तौबतुन नसूह कब छपी? तो 1877 ईस्वी में छपी थी। ये हो गया। डिप्टी नजीर अहमद की शादी किससे हुई थी? मौलवी अब्दुल खालिक साहब की पोती से इनकी शादी हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि डिप्टी नजीर अहमद कितने साल के थे कि इनके फादर का, इनके वालिद का इंतकाल हो गया? तो जब डिप्टी नजीर अहमद 13 साल के थे तो इनके फादर का, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। डिप्टी नजीर अहमद जॉब के लिए कहाँ गए थे? तो डिप्टी नजीर अहमद जब यहाँ से एजुकेशन हासिल करने के बाद इनकी शादी हो गई तो फिर वो जॉब तलाशे माश के लिए गए। तो प्रिंसिपल कारगिल, उसके बाद बहुत सारे इनके भाई के तवस्सुल से जो है ये डिप्टी नजीर अहमद जो सब रजिस्ट्रार हुए थे। सब रजिस्ट्रार समझते हैं आप? जाइएगा रजिस्ट्री ऑफिस वगैरह में तो उसके जो मेन ऑफिसर होते हैं, मेन अधिकारी होते हैं, उसको जो BDO या CO के रैंक पे रहते हैं उसको हम लोग सब रजिस्ट्रार कहते हैं। तो डिप्टी नजीर अहमद अपने दौर के सब रजिस्ट्रार भी थे। और दूसरी बात यह कि डिप्टी नजीर अहमद अपने दौर के बहुत बड़े नाविल निगार थे। ये हो गया इस कहानी का, मैंने आपको खुलासा बता दिया है। और इस कहानी से जो जो आपको आने वाला है उसके बारे में भी बता दिए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपको VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो रहेगा उसका रिवीजन करवा देंगे। दूसरा ये कि आपको इस क्वेश्चन से जो 2023 में पूछा हुआ है क्वेश्चन उसका भी रिवीजन करवा देंगे। और तीसरा ये कि आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2022, 23 या फिर
20 वगैरह में पूछा गया है उसका भी रिवीजन करवा देंगे, ताकि इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो ना जाए। ये क्लियर हो गया। अभी तक जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th में है वो अब तक उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा ये कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लोग इससे अच्छा ज़्यादा एजुकेशन हासिल कीजिएगा। ताकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिएगा तो मेरा भी हौसला अफजाई होगा और आपको इससे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।